हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन एंड सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हमारी योगा डे पर स्पेशल वीडियो भी रिलीज़ हो चुकी है, आप सब ज़रूर देखें। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का पार्ट सेकंड। 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी आपकी ऑफिशियल साइट से पीआईबी हुआ, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च हुआ, आपके जो ऑफिशियल साइट से, न्यूज़पेपर से, वहाँ से स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों न्यूज़ में है? बेसिकली एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है। स्टेटमेंट 1 आप पढ़ेंगे, AI रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि बेसिकली मशीनों की वो योग्यता कि वो एक इंसान की तरह सोच सकती है, उसमें वर्क कर सकती है, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी है और डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है। दिस इज ऑल अबाउट AI। एंड द सेकंड वन इज इंडिया जॉइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए फाउंडिंग मेंबर। भारत ने ये पार्टनरशिप संस्थापक सदस्य के रूप में ज्वाइन कर ली है। एंड द थर्ड वन इज GPAI। GPAI का मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सपोर्टेड बाई ए सेक्रेटरेट ऑफ OECD। OECD का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन जिनेवा। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप पढ़ सकते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। ये प्रोग्राम है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GPAI। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ में आपको पता है जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी एक स्ट्रेटजी नीति आयोग के साथ मिलकर स्टार्ट की गई है, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप देखोगे इंडिया जॉइंड द लीग ऑफ लीडिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग USA, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस एंड अदर्स टू लॉन्च द GPAI। ठीक है, साथ में आप देखोगे इससे होगा क्या, GPAI विल ब्रिंग टुगेदर लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री हुई, सिविल सोसाइटी हुई, गवर्नमेंट हुई, जितने भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हुए, तो सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो किस में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उनको साथ में यहाँ पर लाया जाएगा ताकि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सके। साथ में आप देखोगे by joining GPAI as a founding member, India will actively participate in the global development of artificial intelligence। भारत यहाँ पर सक्रिय भागीदारी निभा पाएगा और ये भारत के लिए काफ़ी अहम है। जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, वहाँ पर भारत की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो फटाफट से इसका आंसर करेंगे। आंसर में स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड भी बिल्कुल सही है, भारत फाउंडिंग मेंबर के रूप में इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुआ है, जहाँ पर काफ़ी सारी लीडिंग इकोनॉमीज़ आपको देखने को मिलेगी। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आपका OECD है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, कहाँ पर है आपका, पेरिस के अंदर। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है। तो GPAI विल बी सपोर्टेड बाई, मुख्यालय या सेक्रेटरेट एक ही चीज़ है, GPAI विल बी सपोर्टेड बाई ए सेक्रेटरेट ऑफ OECD इन पेरिस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब लोगों को क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है आपका NIRF से, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NIRF। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, दिस फ्रेमवर्क इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सेकंड, इट लिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस 10 कैटेगरीज। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का आकलन करता है, अलग अलग 10 कैटेगरीज बनाई गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग हुआ, फार्मेसी हुआ, मैनेजमेंट हुआ, तो अलग अलग कैटेगरीज में आकलन किया जाता है। इसमें यहाँ पर दिया गया है IIT मद्रास टॉप द लिस्ट फॉलोड बाई IISc बेंगलुरु। तो फर्स्ट पर कौन रहा है, IIT मद्रास, और सेकंड पर कौन रहा है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। NIRF
जो रैंकिंग है आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2020 रिलीज़ की गई है आपकी किसके द्वारा, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। उसके जो मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है NIRF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैंकिंग देखोगे तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रैंक निकाली जाती है। जैसे आप देखोगे पहली तो आपकी ओवरऑल कैटेगरी, अगर ओवरऑल कैटेगरी की मैं बात करूं तो सबसे टॉप पर रहा है IIT मद्रास और सेकंड पर रहा है IISc बेंगलुरु और थर्ड पर है आपका IIT दिल्ली। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्वालिटी करिकुलम है, यहाँ का रिसर्च है, जिस पर इनके सारे के सारे पैरामीटर्स निर्भर करते हैं। तो सबसे ओवरऑल कैटेगरी में आप देख सकते हो टॉप 3 रैंकिंग। अब इसमें देखो यूनिवर्सिटी कैटेगरी अलग होगी, इंजीनियरिंग कैटेगरी अलग होगी, मैनेजमेंट अलग होगी, फार्मेसी अलग होगी, ठीक है, कॉलेज कैटेगरी अलग होगी, मेडिकल अलग होगा, लॉ अलग होगा, आर्किटेक्चर अलग होगा और डेंटल अलग होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर रैंक निकाली जाती है। 9 तो अलग कैटेगरी हो गई और 10वीं ओवरऑल कैटेगरी के अंदर रैंक निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ओवरऑल कैटेगरी के बारे में। तो आपका जो क्वेश्चन है पहला बिल्कुल सही है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। सेकंड बिल्कुल सही है, 10 कैटेगरीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई अभी। और थर्ड भी बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछेगा NIRF रैंकिंग के अंदर टॉप पर कौन रहा, तो आप बताएंगे ओवरऑल रैंकिंग दैट इज़ IIT मद्रास एंड सेकंड वन इज़ IISc बेंगलुरु। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उनकी यहाँ पर मैपिंग की जाती है, सबको यहाँ पर रैंक अलोकेट की जाती है कि कौन कितना एडवांस यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड ये क्वेश्चन है अब आपका आर्ट एंड कल्चर। आप देखोगे हर एक सेगमेंट्स हम कवर करने का प्रयास करते हैं। दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आप देखोगे ताला मेडले इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, डायलॉग और डिबेट परफॉर्मेंस पॉपुलर इन, कौन से स्टेट के अंदर ये जो एंशियंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस है, या मैं बोल सकता हूँ जो एंशियंट डांस की ये फॉर्म है, ये कौन से स्टेट के अंदर पॉपुलर है। आपको बताना है। 4 स्टेट आपके दिए गए हैं, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आसाम। अब आप बोलोगे सर ये न्यूज़ में क्यों है, जो ये इवेंट है ये पहली बार वर्चुअल रूप से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, अदरवाइज़ इससे पहले कभी ऑर्गेनाइज इसको वर्चुअली नहीं किया गया, बट कोविड-19 की वजह से ये इवेंट न्यूज़ में आया है। और अगर आपने नाम सुना हो यक्षगान का, सब लोगों ने नाम सुना होगा और आपको पता भी होगा यक्षगान के बारे में। जिन लोगों को यक्षगान के बारे में पता है कि यक्षगान किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर जस्ट देख लीजिए, देखोगे आप द वर्ड ताला मेडले, ये कहाँ से है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड, 2 अलग अलग वर्ड है ताला और मेडले, ठीक है। एक का नाम है सिंबल, एक का नाम है ड्रम, ठीक है, दोनों से अलग अलग डिराइव हुआ है। ये किसका वेरिएशन है, यक्षगान थिएटर का। और यक्षगान कहाँ से बिलोंग करता है, आपका कर्नाटका से। तो आप देख सकते हो ये क्या है, एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। कहाँ पर है, दिस इज एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस। कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, आपके दक्षिण भारत में, स्पेशली आपका कर्नाटका और केरला वाले रीजन के अंदर इसको प्रैक्टिस यहाँ पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ द एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस प्रैक्टिस। कहाँ पर, आपके सदर्न इंडिया में, स्पेशली आपका कर्नाटका और केरला वाले पार्ट के अंदर। किससे डिराइव किया गया है इसको, यक्षगान थिएटर से, या यक्षगान जो आपकी डांस फॉर्म है, यक्षगान भी क्या है आपकी एक डांस फॉर्म है, जो कहाँ की फेमस है, कर्नाटका की। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप, लेकिन यहाँ पर देखोगे यक्षगान परफॉर्मेंस की तरह यहाँ पर जो आर्टिस्ट है, आप देखोगे अनलाइक द यक्षगान परफॉर्मेंस इन द कन्वेंशनल ताला मेडले, द आर्टिस्ट सिट्स अक्रॉस इन ए प्लेस विदाउट एनी कॉस्ट्यूम्स, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं है, एंड एंगेज इन टेस्टिंग देयर ऑडिटरी स्किल्स बेस्ड ऑन द एपिसोड चोजन, ठीक है। इसमें रामायण, महाभारता, काफ़ी सारी एपिक्स की भी यहाँ पर स्टोरीज यूज़ की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सदर्न इंडिया वाले रीजन के लिए। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से याद होगी, वन इज यक्षगान एंड अनदर इज आपका जो ताला मेडले। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गैस एक्सचेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एक बार इसको पढ़िए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन गैस एक्सचेंज। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, रिसेंटली इंडियाज सेकेंड गैस एक्सचेंज द इंडियन गैस एक्सचेंज वॉज लॉन्च्ड। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट है द IGX का मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज इज ए डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
that will allow buyers and sellers of the natural gas टू ट्रेड इन द स्पॉट मार्केट ओनली। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि आपका जो डिजिटल ट्रेडिंग मार्केट प्लेटफॉर्म होगा, या आपके जो खरीदार है और विक्रेता है किसके, नेचुरल गैस के या प्राकृतिक गैस के, उनके लिए अवेलेबल होगा। लेकिन कौन से मार्केट में, स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब इमीडिएट डिलीवरी आपको करनी होगी, और जो आपके अदर मार्केट होते हैं उसमें फ्यूचर भी आप डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, लेकिन यहाँ पर लिखा है सिर्फ स्पॉट मार्केट के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि ओनली वर्ड लगाया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट विल नॉट बी सोल्ड ऑन द गैस एक्सचेंज। जो भी नेचुरल गैस हम घरेलू रूप से जिसका उत्पादन करते हैं उसको बेसिकली किसके द्वारा सोल्ड किया जाएगा, उसको सारा का सारा सेल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इस इंडेक्स पर नहीं लाया जाएगा। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, सही नहीं बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज। ये क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, आपकी प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के लिए। और ध्यान रखना दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड नहीं है, ये भारत का पहला है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट इज़ अ फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च। तो दूसरा नहीं है, अब तक का पहला है। ये किसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जो आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। सब्सिडरी का मतलब उस कंपनी की जो ब्रांच होती है, जैसे कि कंपनी का ओरिजिन कहीं पर है, उसकी ब्रांचेस सब अलग अलग कंट्रीज़ में वर्क कर रही है। जैसे सोचो पर्टिकुलर कोई कंट्री है, उसका ओरिजिन यूएसए में है, लेकिन उसकी एक सब्सिडरी ब्रांच भारत में भी काम कर रही है। तो आप देखोगे जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसकी सब्सिडरी के रूप में किसको लॉन्च किया गया है, इंडियन गैस एक्सचेंज को। किसके लिए लॉन्च किया गया है, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग वाला पार्ट। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती थी, अब इसको पूरा ट्रेड किया जाएगा। तो सेलर्स एंड बायर्स के बीच में इसको यहाँ पर ट्रेड किया जाएगा। साथ में ध्यान रखना जो भी नेचुरल गैस हम क्या करते हैं, घरेलू उत्पादन जिसका करते हैं, डोमेस्टिक जिसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको इसमें सेल नहीं किया जाएगा। उस पर नियंत्रण अभी भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। साथ में आपको ध्यान रखना है ये आपका जो फ्री मार्केट है उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अब सारा का सारा मैकेनिज्म किस पर चलेगा, आपका डिमांड एंड सप्लाई पर चलेगा। और सारा का सारा क्या होगा, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह ये वर्क करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ सकते हो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड नहीं, कौन सा होगा, फर्स्ट गैस एक्सचेंज होगा। एंड सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड भी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट मार्केट में नहीं है, ये दोनों टाइप के मार्केट, अगर आपका स्पोर्ट मार्केट जहाँ पर आपको इमीडिएट डिलीवरी करनी होगी वहाँ भी वर्क करेगा, और फ्यूचर मार्केट में भी ये वर्क करेगा। दूसरा भी गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। जो भी आपकी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस होगी उसकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि क्या पूछा है, नोट करेक्ट, क्योंकि क्या पूछा है, नोट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सेकंड स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पोर्ट मार्केट का मतलब इमीडिएट डिलीवरी, हाथों हाथ डिलीवरी करना, और फ्यूचर मार्केट का मतलब हाँ थोड़े टाइम के बाद जब भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होना। तो हर टाइप के मार्केट के लिए अवेलेबल है, कोई ऐसा फिक्स यहाँ पर बार नहीं किया गया है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था खेलो इंडिया स्कीम के बारे में। तो आप देखोगे द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विल सेटअप द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैंने आपको बोला था कि खेलो इंडिया के तहत क्या बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, जहां पर हम किसको प्रमोट करेंगे, हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को, हमारे पूरा का पूरा खेलों को बढ़ावा देने के लिए सारे के सारे सेंटर काम करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले फेज़ के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं उसमें किस राज्य को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द फॉलोइंग, जहाँ पर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ ऑलरेडी टू स्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। ध्यान रखना, इसका मैंने आपको बता दिया एम क्या है, जो आपका स्पोर्ट का इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार करना। तो आप देखोगे जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं उसमें आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में है, एक कर्नाटका में है, एक केरला में है, एक मणिपुर में है, एक मिज़ोरम में है, नागालैंड में है। तो तीन तो आपके नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड। तो आप देख सकते हो, अगर आपने याद किया हो, मैंने आपको याद करवाया था, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश था, देन नागालैंड था, देन आपका मणिपुर था, एंड देन आपका मिज़ोरम था। तो आप देखोगे तीनों स्टेट लास्ट वाले, आपका नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर हो गया, आपका मिज़ोरम हो गया, तीनों के तीनों बॉर्डर स्टेट है। जिन लोगों ने भी मैप ध्यान से देखा होगा जो मैंने आपको सिखाया था,
ये सारे के सारे बॉर्डर वाले स्टेट है, ऊपर से चालू होते हैं नॉर्थ टू साउथ। सबसे ऊपर अरुणाचल, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। लास्ट के 3 स्टेट्स के अंदर हमने क्या लगा दिया, ये अब यहाँ पर बना दिया है, याद रखने का तरीका है सिंपल। एंड देन उड़ीसा एंड तेलंगाना, ठीक है। तो अब देखोगे तेलंगाना आपका न्यू स्टेट है। साउथ इंडिया के अंदर आपका कर्नाटका, केरला और अरुणाचल भी है, ठीक है, सॉरी अरुणाचल भी यहाँ पर है। तो चारों स्टेट्स के अंदर आ गए। तो अब देखोगे याद रखना बहुत सिंपल है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में कैसे याद रखोगे, बॉर्डर वाइज, ठीक है। सबसे ऊपर अरुणाचल है, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है एंड देन मिजोरम है। 4 स्टेट तो आपको ऐसे कैसे याद हो गए। उसके बाद तेलंगाना हमारा नया स्टेट था, 5वां आपको याद रह जाएगा। साउथ इंडिया के अंदर केरला और कर्नाटका है, इजीली आप याद रख सकते हो। अब आप आंसर करने आ जाइए। तो आप देखो किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, आप देखो कर्नाटका को किया गया है, मिजोरम को किया गया है, उड़ीसा को किया गया है, दिल्ली को किया गया है क्या, नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। सबको क्लियर है, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। याद रखना भी आपका इजीली होगा, यहाँ पर इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो, याद यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए आप पेन्ना रिवर के बारे में। ये रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही है। क्यों रही है, आपने देखा होगा जो ये रिवर है, यहाँ पर इस रिवर का जो पार्ट है वहाँ पर एक मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे एक मंदिर यहाँ पर, पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला है पेन्ना रिवर वाले पार्ट के अंदर। काफ़ी न्यूज़ में है, आप इसके बारे में पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेन्ना रिवर। पहला स्टेटमेंट है द पेन्ना रिवर राइजेज इन द नंदी हिल्स इन चिकाबुलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। सिंपल सा है कि ये रिवर कहाँ से निकलती है, नंदी की पहाड़ियों से, जो कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। सेकंड, ये जो रिवर है कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, इट रन्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्रा एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। कर्नाटका से निकलती है, आंध्रा में निकलती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, एन एंशियंट टेम्पल ऑफ श्री नागेश्वरा स्वामी जो बिल्ट अप्रोक्स 200 ईयर्स अगो, जिसको 200 साल पहले बनाया गया था, रिमेंड ब्यूरिड अंडर द सैंड ऑफ पन्ना रिवर हैज़ बीन अनअर्थेड। जो कि बेसिकली पन्ना रिवर की जो मिट्टी है उसके नीचे दबा हुआ पाया गया है, जो अभी मिला है। तो आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो रिवर मैंने आपको बताया, इसकी सैंड के नीचे 200 साल पुराना मंदिर यहाँ पर मिला है, ठीक है। पेन्ना रिवर के बारे में आप देखोगे तो पेन्ना रिवर मैंने आपको क्या बताया, कहाँ से निकलती है, कर्नाटका की नंदी हिल से, एंड देन आंध्रा में होती हुई कहाँ पर गिर जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। तो पेन्ना और पेन्नार ये एक ही रिवर है, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रखोगे इसके अंदर, पहली चीज़ पेन्ना रिवर बिल्कुल सही है, कर्नाटका से निकलती है। ये भी बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, कर्नाटका और आंध्रा से होती हुई कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। एंड थर्ड भी बिल्कुल सही है, यहाँ से आपको क्या मिला है, मंदिर मिला है। तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछा क्या है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। तो इस टाइप आप रिवर्स को भी याद रखोगे, ठीक है। कौन सी रिवर जो न्यूज़ में है, तो पेन्ना रिवर न्यूज़ में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेन्ना रिवर निम्न में से कौन से स्टेट से होकर फ्लो होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पेन्ना रिवर की क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे ये वाला एग्जांपल दिया मैंने नागेश्वर स्वामी वाला टेम्पल का, तो ऐसे यहाँ पर पूछा जा सकता है पेन्ना रिवर के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, आपने देखा होगा जो हमारी वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें इंडिया को अगले 2 सालों के लिए 2021 और 22 के लिए भारत मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 2021-22 के लिए भारत मेंबर चुना गया है। वोटिंग के अंदर भारत को 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 193। भारत को चाहिए कितने थे, भारत को 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए थी। 193 का अगर आप 2/3 निकालोगे लगभग 128 के आसपास आएगा। लेकिन भारत को वोट कितने मिले हैं यहाँ पर, ये वोटिंग कहाँ पर होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, जिसको हिंदी में महासभा बोला जाता है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नॉन परमानेंट सीट्स एट द यूएनएससी। पहला स्टेटमेंट है द यूएनएससी इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स, 5 आर परमानेंट मेंबर एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या लिखा हुआ है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टर्म। कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ए एंड डी। डी क्या लिखा हुआ है, इंडिया इलेक्टेड फॉर 7 टर्म एज नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर। भारत जो यूएनएससी के
नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए 7वीं बार या 7वां कार्यकाल भारत को यहाँ से मिला है। आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से सब लोग बताएंगे। तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं कितने सालों की टर्म के लिए, 2 सालों के लिए। 3 अफ्रीका से होंगे, 2 एशिया से होंगे, 2 लैटिन अमेरिका से होंगे, 2 आपके वेस्टर्न यूरोप और अदर वाले पार्ट से होंगे, और एक होगा आपका ईस्टर्न यूरोप। तो पूरा का पूरा कंपोजिशन है। भारत कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एशिया वाली कैटेगरी के अंदर भारत जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आप फटाफट देंगे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा गलत है, 5 साल का टर्म नहीं होता। एंड इंडिया इलेक्टेड, ध्यान रखना 7वीं टर्म के लिए नहीं, 8वें टर्म के लिए। ध्यान रखना इंडिया भारत का 8वां कार्यकाल है जब भारत नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर के रूप में यहाँ पर सर्व करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ओनली। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ओनली, क्योंकि डी भी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योजना पे क्वेश्चन है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये अभी लेटेस्ट में लॉन्च की गई है। तो आपको बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट विल बी ए कैंपेन ऑफ 125 डेज। ये कितने दिनों का अभियान होगा, 125 दिनों का अभियान होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इट विल इन्वॉल्व इंटेंसिफाइड एंड फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू माइग्रेंट वर्कर्स। बेसिकली ये क्या करेगा, जितने भी आपके प्रवासी मजदूर हैं उनको 25 अलग अलग टाइप की जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए कार्य करेगी। थर्ड क्या लिखा हुआ है, इट्स एम इज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ₹50,000 करोड़ इन रूरल एरियाज इन 116 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 स्टेट्स। इसका एम क्या है, आपके लगभग 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपके स्पेशली रूरल एरियाज़ में 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। एंड फोर्थ क्या लिखा हुआ है, पीएम विल लॉन्च द कैंपेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन तेलिहार विलेज ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिहार के इस जिले से इसको लॉन्च किया है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पर बताना है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस स्कीम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप देखोगे, पीएम मोदी टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब लॉन्च हुई है, 20 जून को लॉन्च हुई है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के अंदर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जीविकोपार्जन को मजबूत करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। आप देखोगे इसके कुछ फीचर्स आप देख सकते हो। पहला काम, टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन्स। जो फोकस है आपका जो माइग्रेंट वर्कर्स पर है। साथ में आप देखोगे ये कैंपेन जो आपका है वो 125 डेज़ का कैंपेन है, 116 डिस्ट्रिक्ट्स में और 6 स्टेट्स के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर नहीं है। मिशन मोड पर ये वर्क करेगा। अभी किसके लिए है, 6 राज्यों के 116 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। साथ में आप देखोगे लगभग 50,000 करोड़ का जो पब्लिक वर्क है या कंस्ट्रक्शन है वो इस स्कीम के तहत करवाया जाएगा, जिससे क्या मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्पेशली प्रवासी मजदूरों को। एंड इसका जो फोकस है वो 25 अलग अलग टाइप की जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। किसको, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स है या आपके जो रूरल सिटीजन्स है। तो ध्यान रखना इसके सारे के सारे स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है और चौथा भी बिल्कुल करेक्ट है। चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दिया, उसी से आपको सारा का सारा आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, ये हमारी निर्मला सीतारमन जी ने भी यही बोला कि प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार दिलाया जाएगा, किसके अभियान के तहत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। ठीक है, अब नाउ आप बात करोगे कॉमर्शियल माइनिंग की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र मैंने आत्मनिर्भर भारत की सीरीज़ में भी किया था, वहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देंगे। पढ़िए व्हाट इज़ कॉमर्शियल माइनिंग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल माइनिंग अलाउज द प्राइवेट सेक्टर टू माइन कोल कॉमर्शियली विदाउट प्लेसिंग एनी एंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन। सिंपल सा मीनिंग है, कॉमर्शियल माइनिंग के अंदर बेसिकली किसको अलाउ किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, बिना कोई एंड यूज़ रेस्ट्रिक्शंस को प्रमोट किए बिना। एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है, द प्राइवेट फर्म्स हैव द ऑप्शन ऑफ आइदर गैसिफिकेशन ऑफ द कोल और एक्सपोर्टिंग इट। प्राइवेट फर्म्स के पास क्या ऑप्शन होगा, या तो वो कोल को गैसीफाई कर ले या उसको यहाँ से क्या कर ले, एक्सपोर्ट कर ले। आपको बताना है चारों में से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीएम मोदी लॉन्चेज ऑक्शन प्रोसेस ऑफ
41 कोल ब्लॉक्स फॉर कॉमर्शियल माइनिंग। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया गया है आप देख सकते हो, ऊपर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से हमने सारा का सारा डेटा यहाँ पर लिया है, जो आपका कोयला मंत्रालय है। आप नीचे डेट भी देख सकते हो, 18 जून को ये रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो आपको सारा का सारा बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा यहाँ पर मिलने वाला है। आप देखोगे क्यों किया गया है। पहली चीज़ तो अ मेजर स्टेप टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर एंड बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, किस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर, और हमारे औद्योगिक विकास को एक पहचान देना, एक गति देना। एंड सेकंड क्या लिखा हुआ है, टू कंट्रीब्यूट अबाउट 15% ऑफ इंडियाज प्रोजेक्टेड टोटल कोल प्रोडक्शन इन 2025-2026। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली हमारा जो 50% ऑफ जो टोटल इंडिया का प्रोजेक्टेड टोटल कोल है उसका प्रोडक्शन में लाना है 2025-26 तक। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, लगभग 2,80,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्रोवाइड करवाना है। साथ में आप देखोगे जनरेट अप्रोक्स 33,000 करोड़ ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। अगले 5 से 7 सालों में लगभग 33,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जनरेट करना है। कंट्रीब्यूट ₹20,000 करोड़ रेवेन्यू एनुअली टू स्टेट गवर्नमेंट, ताकि सारी की सारी चीज़ें, तो आप देखोगे जो ये पूरी की पूरी ऑक्शन प्रोसेस है इसमें प्राइवेटाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। आप देख सकते हो 100% FDI likely to bring in international practices, latest technologies and mechanism in mining operations। ठीक है, सेल्फ रिलायंस विद सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय इंडिपेंडेंट थर्मल पावर प्लांट। तो आपको सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा माइनिंग सेक्टर है, कोल सेक्टर है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को लाया जाएगा, साथ में FDI को प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, एक्स्ट्रा जॉब्स यहाँ पर जनरेट की जाएगी, साथ में जो आपकी क्लीन एनर्जी है उसको भी यहाँ पर प्रमोट यहाँ पर किया जाएगा। फ्री मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ ये जा रहा है। तो आपने ये भी देखा होगा हमारी गवर्नमेंट अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर कम से कम होते जा रहे हैं। साथ में आप देखोगे नेशनल कोल इंडेक्स भी यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, ताकि बेसिकली हम अच्छे उस तरह से उसका आकलन भी कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है जो कॉमर्शियल माइनिंग है उसमें प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस कम से कम की जा रही है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, $265 billion इकोनॉमिक पैकेज अप्रोक्स 10% ऑफ इंडिया GDP इज एनवाइसाइज टू एड्रेस 7 सेक्टर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग $265 बिलियन का आर्थिक सहायता पैकेज यहाँ पर दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दिस वुड इंक्रीज बोरोइंग लिमिट्स ऑफ स्टेट्स फ्रॉम 3 to 5% फॉर 2020-2021 प्रमोटिंग स्टेट लेवल रिफॉर्म। सिंपल सी चीज़ है, इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो स्टेट्स की उधार लेने की क्षमता है उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है 2020-21 के लिए। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस गिवन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। जो बोरोइंग लिमिट्स है उसको 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है 2020-21 के लिए। साथ में लगभग 4.28 लाख करोड़ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज स्टेट्स को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर किए जा रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाला था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था। जिससे होगा क्या बेसिकली, जिससे ये होगा जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे इफेक्टिवली स्टेट क्या कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे। तो आपको काफ़ी सारे एक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आपको पता है, बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी आत्मनिर्भर भारत में मैंने अच्छे से कवर किया था। 2020 में बेसिकली लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पर दिया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारी GDP का लगभग 10% था, बिल्कुल सही है, और दूसरा भी बिल्कुल सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप इजीली सारी चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे सैटरडे संडे को, जब हमारी वापस से हम MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे। दोनों जो MCQ पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों को अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़।